Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss MCQs. It is a term. It refers to a story that starts from the beginning of the events. ये एक ऐसा शब्द है जो कि ये स्टोरी को रेफ़र करता है, कोई कहानी बताता है और घटनाओं से इसकी शुरुआत होती है। इट्स लैटिन टर्म मीन्स, इसका जो लैटिन टर्म है उसका अर्थ है फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से, द ओरिजिन, उत्पत्ति से, और द एग। होरेस हैज़ यूज्ड इट इन आर्स पोएटिका। होरेस ने अपने वर्क आर्स पोएटिका में इसे यूज़ किया है। इट इज़, ये क्या है? दैट इज़ एड ओवो. It is a term. It refers to a story that starts from the beginning of the events. Its Latin term means from the beginning, the origin, the egg. Horace has used it in Ars Poetica. It is ad ovo. Next question is agitprop theatre, a well-known form in 20th century. agitprop theatre एक विख्यात फॉर्म है, एक रूप है, जाना पहचाना एजिटप्रोप थिएटर है ये। और जबकि ये किस में बहुत ज़्यादा वेल नोन है, प्रसिद्ध है 20th सेंचुरी में, एंड दैट इज़ मार्क्सिस्ट एंड फॉर कम्युनिस्ट प्रोपागेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। एजिटप्रोप थिएटर, अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी, इज़ मार्क्सिस्ट एंड for communist propaganda using the theatre form. Next question is an extended form which carries a second meaning. एक बढ़ा हुआ रूप है ये, जिसमें नैरेटिव होती है, नरेशन होता है, एक स्टोरी होती है जिसमें इसका सेकंड मीनिंग भी होता है। विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नोन एज एलिगरी। एक नरेशन का ये बड़ा रूप है, कहानी का बड़ा रूप होता है जिसका सेकंड मीनिंग होता है अपनी स्टोरी के साथ साथ, तो दैट इज़ नोन एज एलिगरी. Next question is a story. This is a story or a poem in which character, settings and events stand for other people or events or for abstract ideas or qualities is known as allegory. एक ऐसी स्टोरी या पोएम जिसमें कैरेक्टर, सेटिंग्स, इवेंट्स स्टैंड करते हैं अदर पीपल के लिए, अदर घटनाओं के लिए और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए और क्वालिटीज़ के लिए, दैट इज़ नोन एज एलिगरी. ये एलिगरी के नाम से जानी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बनियंस द पिलग्रिम्स. बनियन ने एक वर्क लिखा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. ये एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एलिगरी का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इज़. कोई भी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो क्या होती है? रिटोरिक फिगर कहलाती है ये. अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ रिटोरिक फिगर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच क्या कहलाता है? ये एक इंटेंशनल डाइवेशन है, एक इरादे से हटाई गई, मतलब एक इरादे पूर्वक हटाई जाती है ये, किससे? साधारण लैंग्वेज से, फॉर द सेक ऑफ रिटोरिक इफेक्ट. रिटोरिक इफ़ेक्ट के लिए साधारण लैंग्वेज से हटाना, इरादे पूर्वक हटाने को क्या कहा जाता है? आ फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेडिशनल फिगर. दिस इज फिगर FIGURE. ट्रेडिशनली, पारंपरिक तरीके से जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो क्लासीफाई की जाती है स्कीम्स एंड ट्रूप्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज that is figure FIGURE.
फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड, क्या कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच को? रिटोरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिट्रेशन। देखिए एलिट्रेशन जो होता है वो क्लासीफाई किया जाता है किसके रूप में? आ रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं वहाँ पे कंटिन्यू रिपीटेशन दिखाई देगा तो दैट इज़ रिपीटेशन साउंड होगा। तो एलिट्रेशन वही कहलाता है जिसमें रिपीटेशन होता है लेटर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर द गोडेस ऑफ डिवाइन retribution and vengeance. The term is used when evil brings about its downfall, that is nemesis. कि they are the goddess of divine, वे डिवाइन रेट्रीब्यूशन और बदले की देवी होती हैं। और ये जो टर्म यूज़ किया जाता है जब यूज़ किया जाता है जब जो बुराई होती है जब उसका पतन होता है, दैट इज़ नेमेसिस। तो दे आर द गोडेस ऑफ डिवाइन रेट्रीब्यूशन, वो देवी हैं डिवाइन रेट्रीब्यूशन की, वेंजियंस की। और ये टर्म यूज़ किया जाता है व्हेन ईविल ब्रिंग्स अबाउट इट्स ऑन डाउनफॉल, जब बुराई का खुद ही अपने आप पतन हो जाता है, तो दैट इज़ नेमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड वाइन नीड्स नो बुश। किसी भी अच्छे शराब को विज्ञापन की ज़रूरत नहीं होती। तो दिस लाइन THIS, दिस लाइन अपीयर्स इन, तो ये लाइन दिखाई देती है किसमें? एज यू लाइक इट में। तो ये लाइन रोजालिंड बोलती हैं, रोजालिंड सेज दिस लाइन इन एज यू लाइक इट, एक्ट 5th सीन 4th। एक्ट 5th और सीन 4th में ये लाइन बोलती है कि गुड वाइन नीड्स नो बुश, कि अच्छी शराब को कोई भी विज्ञापन की ज़रूरत नहीं होती। एक्ट 5th सीन 5th में, सॉरी एक्ट 5th सीन 4th में रोजालिंड कहती हैं लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल मैन आर नॉट अलाइक, कि जो सारे मनुष्य होते हैं ना वो समान नहीं होते। तो ये लाइन अपीयर होती है मच एडो अबाउट नथिंग में, डोगबरी बोलते हैं ये लाइन एक्ट 3rd सीन 5th में, कि ऑल मैन आर नॉट अलाइक, कि सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते। दिस लाइन अपीयर्स इन, ये लाइन दिखाई देती है हमें कहाँ पे? मच एडो अबाउट नथिंग में, डोगबरी सेज दिस in act 3rd scene 5th। Next question is how many plays this is plays, PLAYS, कि कितने शेक्सपियर ने प्ले लिखे हैं? तो उन्होंने लिखे हैं 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने रेफ़र की थी शेक्सपियर को ये फ्रेज़, और क्या है फ्रेज़ ये? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। उन्होंने थोड़ी लैटिन सीखी और थोड़ी ग्रीक सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल विलेज, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आकर्षक एक छोटा सा गांव है। कहाँ पर है ये? वॉरविकशायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन 1800 to 1802 वॉज ओरिजिनली कॉल्ड लीच गैदरर। रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस ये आया था 1802 में और इसे ओरिजिनली कहा जाता है लीच गैदरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। कौन सी पोएम ऐसी है जो कि लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद लिखी गई है? तो दैट इज़ कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर इज़ रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे। वर्ड्सवर्थ के ब्रदर थे तो वो पास अवे हो गए थे। पास अवे मीन्स डाई होना, मर जाना, उनकी डेथ हो गई थी। वो कैसे हुई थी? शिपरैक से। जब एक जहाज़ तबाह हो गया तो बिकॉज ऑफ शिपरैक जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ओड टू ड्यूटी। कि जो स्टर्न डॉटर की, देखो यहाँ ड्यूटी को क्या बोला है? जो कर्तव्य है, कर्तव्य को बोला है
कि ये ईश्वर की आवाज़ की कठोर बेटी है। तो ये लाइन कहाँ दिखाई देती है हमें, कहाँ अपीयर होती है? O2 ड्यूटी में। किस्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? O2 ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड फ्रॉम माई कॉटेज एंड at town and Grasmere, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives, and it resulted in a poem. Which poem? Resolution and Independence. कि इस बूढ़े व्यक्ति से मैं 100 गज की दूरी पर मिला था, जो कि मेरे कोटेज से 100 गज की दूरी पर थी। तो मैं इस बूढ़े व्यक्ति से मिला था, कहाँ मिला था? अपनी कोटेज से 100 गज की दूरी पर। और कहाँ पर थी, कहाँ था, मतलब मेरी कोटेज कहाँ थी? टाउन एंड ग्रासमेयर में थी। एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज़ टेकन फ्रॉम हिज माउथ, और उसके बारे में उसके द्वारा ही बोला गया था, मतलब उसका जो ब्यौरा था, जो भी उसके बारे में बताया गया, वो उसके द्वारा ही बताया गया था। और दिस इज़ द रेफरेंस दैट वर्ड्सवर्थ गिव्स एंड इट रिजल्टेड इन अ पोएम। विच पोएम? ये एक रेफरेंस है जो कि वर्ड्सवर्थ देते हैं, और परिणाम स्वरूप एक पोएम लिखी गई थी। कौन सी पोएम लिखी गई है? इसी से प्रभावित होकर के, इस ओल्ड मैन से। तो उन्होंने लिखी थी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड dwelt apart, thou hadst a voice whose sound was thunder, sorry, whose sound was like the sea, who said and where? कि तुम्हारी आत्मा एक सितारे की तरह है, जो कि सबसे अलग रहती है, पार्ट रहती है। तुम्हारी जो आवाज़ है ना, वो सी की तरह है, बिल्कुल जो समुद्र की आवाज़ होती है उसकी तरह ही तुम्हारी आवाज़ मुझे लगती है। हु सेड किसने कहा है और कहाँ कहा है ये? तो ये बोले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है इन सोनेट ऑन मिल्टन में, मिल्टन के बारे में ही वो बोल रहे हैं वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, येट दाई हार्ट, फिर भी तुम्हारा जो हृदय है, लोलियस ड्यूटीज़ ऑन हर सेल्फ डिड ले, मतलब तुम फिर भी ड्यूटीज़ को निभाते हो स्वयं में अपनी, मतलब लोलियस ड्यूटी को स्वयं, मतलब ड्यूटी के बारे में बोला है कि फिर भी जो तुम्हारा हृदय है ना, वो लोलियस ड्यूटीज़, उसमें लोलियस ड्यूटीज़ होती हैं, निम्नतम ड्यूटीज़ होती हैं। तो दीज लाइन्स आर अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में ये लाइन है। एंड हु सेड एंड वेयर? वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन। जैसे सोनेट, ये सोनेट लिखा हुआ है SONNET। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ इम्पल्स ऑफ द लव्स, हेट्स, फियर्स, जेलसीज एंड एम्बिशन that swayed the man of his age. Milton is the poet of the steadfast will and purpose, who moves like a god amid the fears and hopes and changing impulse of the world, regarding them as trivial and momentary things that can never serve a great soul from its courses. Whose comment is this? This is whose, WHOSE, whose। कि शेक्सपियर है ना, लव्स की प्रेरणा के पोएट हैं। शेक्सपियर लव्स के पोएट हैं, हेट्स के, फियर्स के, जेलसी, ईर्ष्या के, महत्वाकांक्षा के, स्वेट द मैन ऑफ हिज एज, मतलब अपने युग के जो भी व्यक्ति हैं वो चीज़ें उनके अंदर दिखाई देती हैं, अपने युग में जो भी उन्होंने देखा है तो उसके बारे में इन्होंने पोएम लिखी है। तो इसलिए बोला गया है कि शेक्सपियर इज़ द पोएट ऑफ द इम्पल्स ऑफ द लव्स। शेक्सपियर पोएट है लव्स के, हेट्स के, फियर्स के, जेलसीज के एंड एम्बिशन के। और ऑन द अदर हैंड मिल्टन इज़ द पोएट ऑफ द स्टेडफास्ट विल, जबकि मिल्टन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले पोएट हैं, पर्पस उनका कोई ना कोई उद्देश्य है। वो मूव्स लाइक अ गॉड अमिड द फियर्स, और डर के बीच में, भय के बीच में वो एक गॉड की तरह मूव करते हैं। होप्स के बीच में, फियर्स के बीच में, चेंजिंग इम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की जो बदलती हुई प्रेरणाएं हैं उनके बीच में वो एक गॉड की तरह काम करते हैं। और एज ट्रिवियल
रिगार्डिंग दैम एज ट्रिवियल एंड मोमेंट्री थिंग्स, और वे उन्हें इतना ही तुच्छ मानते हैं, मतलब चीज़ों को वो तुच्छ मानते हैं। इन चीज़ों को क्या मानते हैं? बिल्कुल छोटा मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, मोमेंट्री थिंग्स मानते हैं, क्षणिक भर की चीज़ मानते हैं ये। दैट कैन नेवर सर्व अ ग्रेट सोल फ्रॉम इट्स कोर्सेज, जो महान आत्माओं को उनके मार्गों से नहीं भटा सकती। तो ये सब चीज़ें जो डर हैं, आशाएं हैं, और संसार के जो ये बदलते हुए विचार हैं, ये किसी भी महान आत्मा को उसके मार्ग से नहीं भटका सकती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ट्रिवियल थिंग्स हैं, ये स्वर्व नहीं कर सकती, भटका नहीं सकती एक ग्रेट सोल को, एक महान आत्मा को उनके मार्गों से, उनके रास्तों से, उनके ड्यूटीज से। तो हुज कमेंट इज़ दिस, किसने ये कमेंट किया है? तो लोंग ने किया ये कमेंट। तो बोला इन्होंने कि शेक्सपियर इज़ द इम्पल्स ऑफ द लव्स, hates, fears, jealousies and ambition that swayed the man of his age. Milton is the poet of his will and purpose. Steadfast will and purpose, who moves like a god amid the fears and hopes and changing impulse of the world, regarding them as trivial and momentary things that can never serve a great soul from its courses. Whose comment is this? Low. Next question is, गाल्सवर्दी met him in 1893. गाल्सवर्दी 1893 में उससे मिले थे और एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप उसके साथ हो गई थी। तो वो कौन है? हु इज़ दिस? जोसेफ कॉनरैड। जोसेफ कॉनरैड से इनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप रही थी और इनसे मिले थे ये 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी एंटाइटल्ड, दिस इज़ एंटाइटल्ड, कि जो फर्स्ट वॉल्यूम है गाल्सवर्दी का, उससे नाम दिया गया है, शीर्षक दिया गया फोर विंड्स, फ्रॉम द फोर विंड्स। ये अपीयर हुआ था 1897 में, 1897, अंडर द सिडोनियम। तो सिडोनियम था इसमें। क्या यूज़ किया था इन्होंने? जॉन सिन जॉन, जॉन सिन जॉन के नाम से इसमें लिखा था इन्होंने फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि अपीयर हुआ था 1897 में। इसे 1897 कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि गाल्सवर्दी फर्स्ट नोवेल, दैट इज़ नोवेल NOVEL, कि गाल्सवर्दी का जो पहला नोवेल है वो पब्लिश हुआ था 1898, कहीं कहीं 1898 देखने को मिलेगा आपको, और कहीं कहीं 1899 भी देखने को मिलेगा। तो विच नॉवल इज़ दिस? जॉसलिन। जॉसलिन ही है इनका फर्स्ट नोवेल। कोई इन्हें नोवलेट भी बोलते हैं कभी कभी, इसमें इन्हें जोसलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई रीड इन वेरियस चैम्बर प्रैक्टिस almost at not at all and disliked my profession thoroughly. Who said? कि मैं विभिन्न चैम्बरों में पढ़ा लेकिन मैंने इसकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की और मैं अपने प्रोफेशन को बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूर्णतः उससे नफ़रत करता हूँ। तो हु सेड किसने कहा है? ये जॉन गाल्सवर्दी ने ये लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज समथिंग अदर देन अ नाउन। ये एक ऐसा शब्द है जो मॉडिफाई करता है किसी भी चीज़ को नाउन की अपेक्षा। तो इट इज़ एडवर्ब। देखो ये मॉडिफाई करता है, मैं आपको बताती हूँ किसे। एक तो वर्ब को ये मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, वर्ब को भी करेगा और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, लेकिन ये नाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा। तो दैट इज़ एडवर्ब। तो इट इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज समथिंग अदर देन अ नाउन, इट इज़ एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड क्लोजेज दैट क्वालिफाइज वर्ब और क्लोजेज। देखो दिस इज क्लोजेज, CLAUSES, उपवाक्य है जो कि सेंटेंस से थोड़ा छोटा होता है, वाक्य से छोटा, तो इसे कहा जाता है क्लोजेज। तो द वर्ड क्लोज दैट क्वालिफाइज, ये जो वर्ड है क्लोज, ये क्वालिफाई करता है वर्ब को और क्लोज को भी। ये जाना जाता है एडवर्ब के रूप में जाना जाता है। तो ये जो वर्ड है ये क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी करेगा, क्लोज को भी मॉडिफाई करेगा, ये कहा जाता है इसे एडवर्ब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।